हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, विद्या शक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, और इंग्लिश में बोलते हैं जिसको अपन एटॉमिक नंबर। तो आज अपन एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक क्या होता है, ठीक है, इसकी डिटेल से जानकारी लेंगे। ठीक है, पॉइंट ये छोटा है, लेकिन इसके बारे में कई बार कंपटीशन एग्जाम में एटॉमिक नंबर पूछ लिया जाता है। ठीक है, या किसी परमाणु क्रमांक को देकर उस नंबर के परमाणु क्रमांक का नाम, तत्व का नाम पूछ लिया जाता है। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, इसको अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक किसको कहते हैं? किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित, है ना, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉनों की संख्या है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। जैसे मान लिया कि कोई भी परमाणु है, ठीक है, और किसी भी परमाणु की अपन बात करें, और परमाणु का ये मान लिया कि ये कोई कोष है उसका, और ये इसका नाभिक है परमाणु का। ठीक है, कोष या कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब इस नाभिक के अंदर कितने प्रोटीन है? ठीक है, 3 अवपरमाणु कण होते हैं। ठीक है, और तीनों अवपरमाणु कणों के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं। पहला अवपरमाणु कण होता है प्रोटॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, और एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन। तो ये परमाणु के अंदर है 3 मूल कण पाए जाते हैं, जिनको परमाणु के क्या कहते हैं? अपन अवपरमाणु कण कहते हैं। और इसके बारे में पहले के जो 2 वीडियो है उनमें पूरी डिटेल से जानकारी दे रखी है। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं, ठीक है, तो प्ले लिस्ट में जाओ केमिस्ट्री की, और उस प्ले लिस्ट में जाके आप उन दोनों वीडियो को देख लो, ताकि आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इनके खोज करता है, ठीक है, इन पर आवेश है, इनका द्रव्यमान है, ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। और चैनल पर आप नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है, और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करो। ठीक है, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन 3 क्या होता है? ये होता है अवपरमाणु कण। क्या होता है? ये होता है अवपरमाणु कण। ठीक है, अब ये जो कण होते हैं, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तो होता है नाभिक के अंदर। कहाँ होता है? ये होता है परमाणु के नाभिक के भीतर। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पाया जाता है बाहर कोषों में या कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। कहाँ? बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में, ये नाभिक है, ठीक है, ये नाभिक है परमाणु का, ये परमाणु का नाभिक है, और ये मान लिया एक ऊर्जा स्तर या कोष है जिसके अंदर कोई एक इलेक्ट्रॉन, मैंने एक इलेक्ट्रॉन बना दिया है। ठीक है, तो ये चक्कर लगा रहा है। तो प्रोटॉन कितने हैं? उन प्रोटॉनों की संख्या को ही नाम दिया गया है परमाणु क्रमांक। क्या नाम दिया गया है? परमाणु क्रमांक। अब प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक नाम क्यों दिया गया है, या परमाणु क्रमांक क्यों कहा जाता है? पहली बात तो देखो, परमाणु क्रमांक का व्यवहारिक अर्थ क्या होता है वो देखो। परमाणु क्रमांक का व्यवहारिक अर्थ यह है दोस्तों कि अपन जो परमाणु बोलते हैं क्रम से, कि 1 नंबर पर हाइड्रोजन है, 2 नंबर पर हीलियम है, 3 नंबर पर लिथियम है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये जो अपन परमाणु जो क्रम से बोलते हैं वही है परमाणु का क्रमांक। वही क्या कहलाता है? परमाणु का क्रमांक कहलाता है। मतलब परमाणु को एक क्रमांक दिया गया है। 1 नंबर पर हाइड्रोजन आएगा तो 1 नंबर पर हाइड्रोजन ही आएगा, 2 नंबर पर हीलियम आएगा तो 2 नंबर पर हीलियम ही आएगा। इसी प्रकार सोडियम 11 नंबर पर आएगा तो सोडियम 11 नंबर पर आएगा, क्लोरीन 17 पे आएगा तो क्लोरीन 17 पर आएगा। इनको एक निश्चित क्रमांक दिया गया है। तो परमाणु को जो निश्चित क्रमांक दिया गया है उसको बोलते हैं अपन परमाणु क्रमांक। ऐसे भी अपन परिभाषित कर सकते हैं, या भी किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या जितनी होती है उतना ही उसको परमाणु क्रमांक दिया गया है ना। रिसर्च में वैज्ञानिकों ने पाया कि प्रत्येक तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या निश्चित पाई जाती है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन परमाणु की बात करें, ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक के अंदर एक ही प्रोटॉन होगा। हीलियम की बात करें तो हीलियम के परमाणु के नाभिक में
कितने प्रोटॉन हो जाएंगे? 2 प्रोटॉन हो जाएंगे। ठीक है, लिथियम की बात करें तो लिथियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन हो जाएंगे? 3 प्रोटॉन हो जाएंगे। ये वैज्ञानिकों ने परमाणु के नाभिकों के अंदर देखा था, तो उन्होंने सोचा भाई ये तो ठीक है, फिर ये जो संख्या फिक्स है ना, तो इनको अपन क्रमांक के रूप में रख लेते हैं, परमाणु को क्रमांक दे देते हैं इसके आधार पर। तो प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर परमाणु को क्या दिया गया है? एक क्रमांक दिया गया है। ठीक है, उस क्रमांक को अपन क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो अक्सर परिभाषा के अंदर लिखा जाता है कि किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। तो ये क्यों लिखा जाता है? क्योंकि प्रत्येक तत्व के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है, वो फिक्स होती है, निश्चित होती है। हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 1 है, तो 1 अब किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में 1 प्रोटॉन तो नहीं होगा। 1 प्रोटॉन होगा तो वो सिर्फ हाइड्रोजन में ही मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा। जैसे बात करें सोडियम आता है 11 नंबर पे, तो इसका मतलब है कि सोडियम के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 11 है। 11 सोडियम के परमाणु के नाभिक में ही प्रोटॉन मिलेंगे और किसी भी तत्व के नाभिक में 11 प्रोटॉन नहीं मिलेंगे। आगे बात समझ में? तो यह है परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। अब बात करें इसको दर्शाने का तरीका। ठीक है, तो इसको दर्शाने का तरीका क्या होता है? एटॉमिक जो नंबर होता है, एटॉमिक नंबर को दर्शाने का तरीका अपन देखें तो एटॉमिक नंबर को दर्शाया जाता है जेड से। किससे दर्शाया जाता है? जेड। ये जेड इसका संकेत होता है। ठीक है, जेड क्या होता है? संकेत। तो अब इनको समझे, जैसे हाइड्रोजन के लिए जेड कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का जेड कितना हो जाएगा? 1, मतलब परमाणु क्रमांक 1। हीलियम के लिए जेड का मान कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, और लिथियम के लिए जेड का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार परमाणु क्रमांक के लिए जो संकेत काम में लेते हैं वो संकेत जेड काम में लिया जाता है। क्या काम में लेता है? जेड काम में लिया जाता है। जैसे बात यह कि सोडियम का पूछ लें कि सोडियम के लिए जेड का मान बताओ, तो सोडियम के लिए जेड का मान कितना हो जाएगा? 11। जेड किसको कह रहा है? परमाणु क्रमांक को कहता है, तो इसका जेड का मान हो जाएगा 11। ठीक है, अब अपन ने परिभाषा पढ़ी है तो अपन को एक निष्कर्ष इसके अंदर से नजर आ रहा है। वो निष्कर्ष क्या? देखो, प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। मतलब किसी भी तत्व के लिए परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। क्या होगी? बराबर होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको अपन ऐसे गणितीय रूप में लिख सकते हैं कि इसका मतलब हो गया कि प्रोटॉनों की संख्या को क्या कह रहे हैं? जितने प्रोटॉन उतने ही परमाणु क्रमांक होगा उसका, या यूं बोल दो जितना परमाणु क्रमांक तो उतने उसमें क्या होंगे? प्रोटॉन। आपको दे दिया कि कैल्शियम है, तो कैल्शियम के अंदर कितने प्रोटॉन पाए जाते हैं? तो पहली प्राथमिकता आपको परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए। ठीक है, तो कैल्शियम के परमाणु क्रमांक होता है 20। बात करें कैल्शियम की, किसकी? कैल्शियम की। तो कैल्शियम के परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20। जेड का मान होता है 20। ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे? 20 होंगे। क्यों? क्योंकि जेड बराबर होता है पी। ठीक है, जितने प्रोटॉन वही क्या हो जाएगी? इसकी परमाणु संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता आपके प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक में संबंध। पूछ ले प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक में संबंध क्या है? तो ये संबंध होता है, क्या पाया जाता है? जेड बराबर पी प्लस का होता है। अब इससे आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है? धनावेश होता है। और हमने थॉमसन का परमाणु मॉडल भी पढ़ा, विभिन्न प्रकार के परमाणु मॉडल पढ़े, उनमें भी यही निष्कर्ष निकाला गया था कि परमाणु में धनावेश और ऋणावेश की मात्रा क्या होती है? बराबर होती है। इसलिए स्वतंत्र रूप से परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। वैद्युत रूप से या वैद्युत दृष्टि से परमाणु उदासीन होता है। क्यों होता है? क्योंकि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। तो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी तो प्रोटॉन के ऊपर धनावेश जितना होता है उतना ही ऋणावेश पाया जाता है। किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। तो उनका आवेश भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। आवेश बराबर होगा तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज बराबर होने के कारण, है ना, जितना प्लस चार्ज है उतना ही क्या है? माइनस चार्ज है। तो ये बराबर होता है दोनों। इसलिए परमाणु कैसा होगा? स्वतंत्र रूप से उदासीन होता है। परमाणु पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है ना। परमाणु पर कोई आवेश नहीं पाया जाता। परमाणु अनावेशित होता है क्योंकि उसमें धनावेश और ऋणावेश की मात्रा अर्थात प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या होती है? बराबर होती है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की मात्रा बराबर होती है, इसका मतलब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे।
उतने ही क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आगे बात समझ। तो एक ये भी फॉर्मूला बन गया, ठीक है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों को अपन कंबाइंड रूप में कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों को अपन कंबाइंड रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि Z बराबर P प्लस बराबर E नेगेटिव, P पॉजिटिव E नेगेटिव, या सीधा बोल दो अपने सरल शब्दों में कि Z बराबर P बराबर E, ठीक है, ये तीनों है वो बराबर होंगे। ये तीनों किसी भी परमाणु की बात करें, किसी भी तत्व के परमाणु की बात करें तो किसी भी तत्व के परमाणु के लिए ये तीनों चीजें बराबर होती है। आपको यदि किसी क्वेश्चन के अंदर एक चीज दे रखी है तो ये दोनों निकाल सकते हो। मान लिया कि कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि किसी परमाणु के नाभिक में, या किसी परमाणु में, सीधा ही बोल दो किसी परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन है तो उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा। तो 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 ही परमाणु क्रमांक होगा, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, और प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहता है, परमाणु संख्या कहता है, तो 11 ही हो जाएंगे। आई बात सुन। तो ये तीनों चीजें इक्वल होती है। परमाणु किसी भी एटॉम की बात करें तो किसी भी एटॉम के लिए ये जो एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये इक्वल होती है ना, ये इक्वल होती है। तो ये अपने को फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब जो अलग चीज होती है वो सिर्फ न्यूट्रॉन ही होती है, अलग चीज जो होती है वो न्यूट्रॉन होती है। लेकिन अधिकांश तत्वों के अंदर न्यूट्रॉन भी इलेक्ट्रॉनों के बराबर ही होते हैं, लेकिन अब फिर अपन बराबर n नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या वो चेंज भी होती रहती है, ठीक है। तो ये आपको आंकड़ा है या फॉर्मूला, इसको अपने को याद रखना है। आगे बात समझ में। अब अपन बात करें कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक और उनके प्रतीक में लिख देता हूं, ठीक है, उनको आप याद कर लेना, ठीक है। अब बात करें टोटल तत्व तो कितने के, तो मैं सबके नहीं लिखूंगा। वर्तमान में तत्वों की संख्या कितनी है, वर्तमान में जो तत्व हैं वो उनकी संख्या है 118। कितनी है, 118 तत्व हैं अभी तक ज्ञात तत्व है, ध्यान रखना। ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, 18 तत्व है, 118 है। इनमें से 92वें नंबर पर आता है यूरेनियम, है ना। यूरेनियम जो 92वें नंबर पर आता है, इसके बाद के जो तत्व है वो आर्टिफिशियल है, कृत्रिम रूप से बनाए गए तत्व है, ध्यान रखना। 92 यूरेनियम तक के जो तत्व है वही प्राकृतिक तत्व है। तो प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितनी हो जाएगी, 92 हो जाएगी, ठीक है। और अंतिम प्राकृतिक तत्व कौन हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा। इसके बाद के 93 से लेकर 118 तक के जो परमाणु है या जो तत्व है उनको आर्टिफिशियल तरीके से प्रायोगिक तौर पर प्राप्त किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इधर मैं एक छोटी सी जानकारी आपको दे देता हूं। हाँ, तो दोस्तों कुल तत्वों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल तत्वों की संख्या है 118। कितनी है, 118, ठीक है। अब इनको दो भागों में बांटा गया, इनको वैसा अलग अलग वर्गीकरण है। इनका एक वर्गीकरण चलता है जिसमें इनको कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। एक होते हैं धातु, एक होते हैं अधातु और एक होता है उपधातु। अभी इनको अपन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। एक और अभी अपन परमाणु क्रमांक पढ़ रहे हैं, एटॉमिक नंबर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसी को अपन पढ़ेंगे। और एक इनको अपन 2 प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो प्राकृतिक तत्व है, कौन से तत्व है, प्राकृतिक तत्व है। और एक हो जाएंगे आपके कृत्रिम तत्व है, कौन से तत्व है, कृत्रिम तत्व है, आर्टिफिशियल एलिमेंट, ठीक है। तो नेचुरल एलिमेंट और आर्टिफिशियल एलिमेंट है, ये 2 प्रकार के हुए। परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 92 तक, 1 से लेकर 92, 1 नंबर पे आता है हाइड्रोजन और 92 पर आता है यूरेनियम। यहां तक के जो तत्व है वो आपके प्राकृतिक तत्व है, नेचुरली रूप से प्रकृति में पाए जाते हैं। अब बात करें 93 से लेकर, ठीक है, तो 93 से लेकर 118 तक के जो तत्व है, ठीक है, वो कृत्रिम रूप से प्रयोगशालाओं में बनाए गए तत्व है, ठीक है। तो उनको अपन कृत्रिम तत्व कहते हैं। अब बात करें कि तो ये तो संख्या आपको याद रखनी है, ठीक है। अब बात करें जनरल साइंस की, तो अपन जब जनरल साइंस की बात करें, ठीक है, तो जनरल साइंस में कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम है और जिसमें विज्ञान को जनरल साइंस के रूप में शामिल किया गया है, तो वहां आपके इतने 118 या ज्यादा तत्व नहीं पूछे जाते हैं। आपको बेसिक लेवल जो होता है 10th लेवल तक आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको यहाँ पे 1 से 30 तक तत्वों के बारे में बताऊंगा। कितने, 1 से 30 तक के तत्वों के बारे में बताऊंगा। और इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्व है, कुछ महत्वपूर्ण जो तत्व है उनके आपको प्रतीक बताऊंगा।
जिनका उच्चारण तो होता है अलग, है ना, उच्चारण में उच्चारण एवं प्रतीकों में क्या होती है, भिन्नता होती है। तो उनको मैं बताऊंगा कुछ। जैसे मान लिया कि पारा, ठीक है, तो पारे का प्रतीक क्या बनाता है अपन, एच जी। तो कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि निम्न में से पारे का प्रतीक क्या है, निम्न में से पारे का प्रतीक क्या है, तो अपन वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पारे का प्रतीक होता है एच जी। तो 1 से 30 तक तो कंटिन्यू तत्व बताऊंगा मैं आपको, और इसके अलावा जो आपके कुछ ऐसे जो तत्व है जिनके प्रतीक एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो एक बार जितना हमने पढ़ा उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं अपन, ठीक है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको अपन फटाफट से देखते हैं, ठीक है। आगे देखो, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहा जाता है, ठीक है। प्रत्येक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो निश्चित होती है। इसी आधार पर, है ना, इसी आधार पर परमाणु को एक निश्चित क्रमांक दिया गया है। क्या दिया गया, क्रमांक दिया गया है। आगे देखते हैं अपन, परमाणु क्रमांक को Z से दर्शाया जाता है, ठीक है। प्रकृति में ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, 118 है। इनमें से 92 यूरेनियम तक के जो तत्व है, 92 यूरेनियम तक के तत्व है प्राकृतिक तत्व है, जबकि शेष अन्य तत्व कृत्रिम तत्व है। शेष अन्य तत्व क्या है, कृत्रिम तत्व है, ठीक है। परमाणु के नाभिक में, अब देखो एक नोट, देखो एक नोट को ध्यान में देखना है, ठीक है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है, सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है। ध्यान रखना है, इस वर्ड का ध्यान रखना। न्यूक्लियन किसको बोलते हैं, न्यूक्लियन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही शामिल है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन शामिल है, और ये दोनों नाभिक में पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों को तो बोलता है अपरमाणुक कण। देखो ध्यान रखना, अपरमाणुक कण, अपरमाणुक कण में तो कौन शामिल हो गए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों ही। और न्यूक्लियन में दो ही शामिल है अपने, न्यूक्लियन में प्रोटॉन और सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वो किस में शामिल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को कहते हैं अपन न्यूक्लियन। और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों को कहा जाता है अपरमाणुक कण। क्या कहा जाता है, अपरमाणुक कण कहा जाता है। तो ये दो जानकारी अपने को याद रखनी है। अब मैं आपको कम से कम जनरल साइंस में कम से कम बात करें तो 1 से 30 तक, 1 to 30 एटॉमिक नंबर जो है वो मैं लिख देता हूं, और कुछ अन्य तत्वों के प्रतीक आपको बता देता हूं जो एग्जाम में अक्सर आता है। उससे अलावा आपको इसमें ज्यादा याद नहीं रखना। ऐसा नहीं कि 118 पूरे तत्व याद करने बैठ जाओ। अबे भाई 118 पूरे तत्व तो बड़े बड़े एग्जामों में ही नहीं पूछे जाते हैं, जो ज्यादा काम में आते हैं वही आते हैं, ठीक है, एग्जाम्स में भी। तो 1 से 30 तक एलिमेंट में लिख देता हूं, और कुछ तत्वों के प्रतीक जो डिफरेंट टाइप के होते हैं उनके मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। इनसे ज्यादा बाहर आपको कुछ भी देखना नहीं है। जनरल साइंस में एक भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी है मेरी, ठीक है। तो 1 से 30 तक मैं एलिमेंट आपके लिख देता हूं। तो एक बार आप इस सारणी का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर इसके बारे में अपन पढ़ते हैं, ठीक है। ओके जी, चलो अब बात करते हैं अपन। तो 1 नंबर पर आता है हाइड्रोजन। 1 नंबर पर कौन सा एलिमेंट आता है, 1 नंबर पे आने वाला है एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H। 2 नंबर पे आता है हीलियम। हीलियम का प्रतीक होता है He। 3 नंबर पर आता है लिथियम। लिथियम का प्रतीक होता है Li, ठीक है। नंबर 4, परमाणु क्रमांक 4 पर आएगा बेरिलियम, इसका प्रतीक हो जाएगा Be, ठीक है। और नंबर 5 पर है बोरॉन, इसका B हो जाएगा। 6 पे है कार्बन, इसका C हो जाएगा। 7 पर है नाइट्रोजन, इसका N हो जाएगा। 8 पर है ऑक्सीजन, इसका O प्रतीक हो जाएगा। 9 पर है फ्लोरीन, इसका प्रतीक F हो जाएगा। 10 पर है नियोन, इसका Ne प्रतीक हो जाएगा। 11 पर है सोडियम, इसका Na प्रतीक हो जाएगा। ध्यान रखना Na, इधर बोलने में तो सोडियम है SODIUM, ये होगी मीनिंग, लेकिन इसका लैटिन भाषा का नाम क्या, नेट्रियम। तो ये नेट्रियम लिया गया है, नेट्रियम से लिया गया है। किस तत्व का प्रतीक कहां से लिया गया है, इसके लिए अलग से वीडियो पहले से ही अपलोड कर रखा है, आप उस वीडियो को देखें प्लेलिस्ट में जाके।
कौन से तत्व का लैटिन भाषा का नाम है, कौन से तत्व का अंग्रेजी भाषा का नाम है, कौन से तत्व का ग्रीक भाषा का नाम है। तो इन सब के लिए एक वीडियो अलग से अपलोड कर रखा है, उस वीडियो को आप जरूर देखें, ठीक है। तो और ये चीजें समझ में आ जाएगी, है ना, और आपके माइंड में ये चीज क्लियर होगी उस वीडियो को आप देखोगे तो, ठीक है। अभी अपने का पढ़ने का जो उद्देश्य है वो अलग है, उन चीज़ों को पढ़ने का नहीं है, तो यहाँ पर मैं उन चीज़ों को बता नहीं सकता, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और अपन जिस उद्देश्य को ध्यान में रखते हो जो चीज़ पढ़ रहे हैं फिर उससे अपन भटक जाएंगे। तो उसके लिए अलग से वीडियो बना रखा है, वो देख ले आप। तो मैं यहाँ फिर भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सोडियम है, इसका प्रतीक क्या होता है, नेट्रियम होता है, ठीक है। अब बात करें 12 नंबर पे आता है मैग्नीशियम, इसका Mg प्रतीक होता है, ठीक है। 13 नंबर पे आता है एल्यूमिनियम, इसका प्रतीक Al होता है। 14 नंबर पे आता है सिलिकॉन और इसका प्रतीक होता है Si। और 15 नंबर पर आता है फास्फोरस, इसका प्रतीक होता है P, ठीक है। अब बात करें 16 नंबर, एटॉमिक नंबर 16 किसका है, सल्फर का है, इसका प्रतीक होता है S। एटॉमिक नंबर 17 किसका है, क्लोरीन का, इसका प्रतीक क्या होता है, Cl। एटॉमिक नंबर 18 किसका है, ऑर्गन का, इसका प्रतीक होता है Ar। एटॉमिक नंबर 19 किसका है, पोटेशियम का, इसका होता है K। अब आ गया वो पोटेशियम, तो यहाँ पे K बोल रहे, यहाँ बोल रहे पोटेशियम, यहाँ प्रतीक बोल रहे K। तो ध्यान रखना है, इसको लैटिन नाम क्या है, केलियम, इधर लिख रहा हूं मैं केलियम, इसका नाम क्या हो जाएगा, केलियम। लैटिन भाषा का नाम केलियम से इसका प्रतीक लिया गया। एक इसका ध्यान रखना है, ठीक है। दो ध्यान, ऐसे ही पूछे जाता है, सारे 1 से 18 तक तत्व कभी नहीं पूछे जाते हैं। जो मैं बता रहा हूं उस पर आपको ट्रस्ट करना है। जो चीज़ें जनरल साइंस में मैं आपको बताता हूं, चाहे मैं बायोलॉजी की क्लास ले रहा हूं, चाहे केमिस्ट्री की क्लास ले रहा हूं और चाहे फिजिक्स की ले रहा हूं, कोई से भी मैं क्लास ले रहा हूं, आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट करना है, ठीक है। इससे बाहर आपके कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। अब बात करें 20, एटॉमिक नंबर 20 किसका है, कैल्शियम का है और इसका प्रतीक Ca होता है। 21 नंबर पे आता है स्केडियम, इसका प्रतीक Cs होता है। 22 नंबर पे आता है टाइटेनियम, Ti हो जाएगा। 23 पर कौन आ जाएगा, वेनेडियम, प्रतीक हो जाएगा V। और 24 पर हो जाएगा क्रोमियम, इसका प्रतीक होता है इसका प्रतीक होता है Cr, ठीक है। और 25 पे आता है मैग्नीज, इसका प्रतीक होता है Mn। अब एक इसको भी ध्यान में रखना है, कई बार क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है, मैग्नीशियम और मैग्नीज, ध्यान रखना है। मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पर और इसका जो प्रतीक होता है वो Mg होता है, ध्यान रखना है, क्या होता है, Mg होता है। कई बार लिख देते हैं मैग्नीज का पूछा जाता है, प्रतीक Mg कर दिया जाता है, क्योंकि इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं तो ऑप्शन में मैग्नीशियम भी आएगा और मैग्नीज भी आएगा। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि कंफ्यूज करना है इनको, तो कंफ्यूज करने के लिए भी ये भी देगा और ये भी देगा। तो मैग्नीशियम है तो अपने को Mg करना है और मैग्नीज है तो अपन को Mn करना है, इसका अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। पोटेशियम को कैलियम कहते हैं तो K, और सोडियम को नेट्रियम बोलते हैं तो Na इसका प्रतीक होगा, ध्यान रखना है। आगे बात करें आयरन, आयरन किसको कहते हैं दोस्तों, लोहे कोई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोहे कोई आयरन कहा जाता है और इसका Fe प्रतीक लेता है। ये लिया गया फेरम से, कहां से लिया गया, फेरम वर्ड से, फेरम शब्द से Fe प्रतीक लिया गया है, ठीक है। तो ये एक और ध्यान में रखना है। फिर है कोबाल्ट, 26 पे आता आयरन, 27 पे आता कोबाल्ट, कोबाल्ट का प्रतीक होता है CO, ध्यान रखना CO, इसका भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। दे दिया कि निम्न में से कोबाल्ट का प्रतीक क्या है, अब वहां पे वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में क्या देगा, वहां पे CO ये देगा, CO ये मत कर देना, और एक देगा CO ये दोनों ही ऑप्शन में देंगे, ठीक है। तो आपको करेक्ट आंसर में ये करना, क्योंकि ये C और ये बड़ा ऑक्सीजन, बड़ा ऑक्सीजन किसका प्रतीक होता है, बड़ा O है, ये वो ऑक्सीजन का प्रतीक है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का सूत्र बन जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना। CO लिख दिया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। पीछे का जो सेकंड वर्ड है वो हमेशा प्रतीक में स्मॉल लेटर ही होता, देख लो आप किसी में भी, जहां जहां सेकंड लेटर आ रखा वो स्मॉल लेटर है, जहां जहां सेकंड लेटर है वो स्मॉल लेटर ही होगा, कैपिटल लेटर नहीं होगा। फर्स्ट जो लेटर है, फर्स्ट लेटर कैपिटल रखा जाएगा और सेकंड है वो क्या रखा जाएगा, स्मॉल रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा, इसके कुछ नियम है, ठीक है, कुछ अवधारणाएं हैं, उसके लिए भी जैसे बर्जिलियस की अवधारणा है या IUPAC की नामकरण जो नियम है, ये सब मैंने पहले से वीडियो अलग से अपलोड कर रखे हैं। आपको ये देखना है, अच्छे से समझना है तो उन वीडियो को आप जरूर देखो। और यदि आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर जनरल साइंस है, तो आप मेरी तीनों क्लासों को देखो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के A to Z सारे वीडियो देखो, या जो जो आपके पॉइंट है
सिलेबस के अंदर, उन सबको आप मेरे वीडियो में देखो तो आपको एक सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। जरूरी नहीं कि जैसे यहाँ पे मैं आप केवल यही वीडियो देखते हो और इस वीडियो की जो बेसिक चीज़ें वो मैंने पहले के वीडियो में अपलोड कर रखी है, वो आप नहीं देखोगे तो फिर आपको ये वीडियो हो सके अच्छा भी ना लगे, फिर आप कहोगे पता नहीं कैसे पढ़ा रहे। तो चीज़ की पूरी जानकारी आपको लेनी जरूरी है, ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखोगे। आगे अपन चलते हैं। तो कोबाल्ट का क्या आपको प्रतीक करना है, सी और स्मॉल ओ करना है, क्योंकि सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल रहेगा। ये कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, आपके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का सूत्र हो जाएगा। या कई बार प्रश्न ये भी आता है कि निम्न में से कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र है, तो उसमें आप एक ऑप्शन में CO लिखा होगा, एक में ये CO स्मॉल ओ वाला और ये कैपिटल O वाला। तो अपने को कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र पूछ रहा तो ये करना है अपने को। और यदि कोबाल्ट का पूछे तो कोबाल्ट का ये प्रतीक है, ये तो सूत्र है, ये प्रतीक है, ध्यान रखना है, ये तो प्रतीक है और ये क्या है, ये सूत्र है। आगे बात करें निकल, तो निकल का होता है Ni, इधर देखना, निकल का होता है Ni, कॉपर का होता है Cu। कॉपर किसको बोलते हैं, तांबे को ही बोलते हैं दोस्तों। कॉपर किसको बोलते हैं, तांबे को बोलते हैं। कॉपर किसको बोलते हैं, तांबे को बोलते हैं। तांबे का प्रतीक होता है Cu। और लास्ट में जिंक, जिंक का प्रतीक होता है Zn, 30 नंबर पे आता है, 28, 29 और 30 जिंक। जिंक को अपन जस्ता भी बोलते हैं। जिंक को क्या बोलते हैं, जिंक को जस्ता भी बोला जाता है। जिंक को बोलते हैं जस्ता, कॉपर को बोलते हैं तांबा। कॉपर का प्रतीक Cu, जस्ते या जिंक का प्रतीक Zn। कई बार प्रश्न दे देता है जस्ते का प्रतीक बताओ, तो जस्ता जिंक को ही बोला जाता है, ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं कि तांबे का प्रतीक बताओ, ठीक है, तो तांबा कॉपर को ही कहता है और Cu इसका प्रतीक होता है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये जो कुछ डिफरेंट टाइप के जो है उसको आपको ध्यान में रखना है, यहीं से प्रश्न बनता है, यहीं से कंफ्यूजन होते हैं। सीधा सरल नहीं पूछेगा कभी भी, सीधा और सरल नहीं पूछता है, इन्हीं में से कंफ्यूज करने के लिए आपको देगा। आगे बात समझ में। तो ये थे 1 से 30 तक के एलिमेंट। आगे बात समझ। अब इसके अलावा 4-5 कुछ और अलग से एलिमेंट हैं जिनका, जैसे यह नाम आया था मैग्नीशियम है, तो सॉरी जैसे नाम आया कौन सा है अपने ये जैसे पोटेशियम आया तो K लिख दिया इसका। ऐसे 2-4 तत्व मैं और बता देता हूं आपको, ठीक है, तो वो भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते, उनके प्रतीक बता रहा हूं मैं आपको। इंपॉर्टेंट तत्वों की बात करें, कुछ महत्वपूर्ण तत्व है, कुछ महत्वपूर्ण तत्व एवं उनके प्रतीक, एवं उनके प्रतीकों की अपन बात करें, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। 1 से 30 तक मैंने लिखा दिए, इसके अलावा आपको 118 पूरे तत्व याद करने की कोई जरूरत है नहीं। अब बात करें, जैसे एक मैंने बताया था आपको सोडियम, क्या बताया था, सोडियम, ठीक है। तो सोडियम को नेट्रियम बोलते हैं, इसका प्रतीक क्या हो जाएगा, Na, ये तो बता दिया है। इसके अलावा बताया था आपको पोटेशियम, क्या बताया, पोटेशियम। पोटेशियम को कैलियम बोलते हैं, इसका प्रतीक क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा वो आयरन, आयरन की बात करें तो आयरन को अपन बोलते हैं फेरम और इसका प्रतीक हो जाएगा Fe हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Fe हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ जैसे अपन और बात करें, जैसे सिल्वर, चांदी है ना, सिल्वर, इसको क्या बोलते हैं, इसको लोहा बोलते हैं, ध्यान रखना है। सिल्वर की बात करें जिसको अपन बोलते हैं चांदी, क्या बोलते हैं, चांदी, इसका प्रतीक होता है Ag और इसको बोलते हैं अर्जेंटम, क्या बोलते हैं, अर्जेंटम, अर्जेंटम। इसको क्या बोलते हैं, फेरम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कैलियम, और इसको क्या बोलते हैं, नेट्रियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेट्रियम बोला जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है। इसी प्रकार बात करें अपन सोने की, है ना, गोल्ड, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गोल्ड, ठीक है, सोने की, तो इसका जो प्रतीक होता है वो होता है Au और इसको बोलते हैं अपन ओरम, क्या बोलते हैं, ओरम बोला जाता है। तो ओरम अंग्रेजी वर्ड से लिया गया। अंग्रेजी में ओरम का मतलब क्या होता है, पीला, अंग्रेजी में ओरम का मतलब क्या होता है, पीला, और सोना होता है पीला। आगे बात समझ में। इसी प्रकार बात करें पारा, पारा जिसको अपन कहते हैं मरकरी, क्या बोलते हैं, मरकरी, तो इसका हो जाएगा Hg, हाइंसियम, ठीक है, हाइंसियम इसका हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट में वापस लिख दूं इसको, हाइंसियम, आगे बात समझ में। तो ये कुछ तत्व हैं जिनके बारे में कई बार है वो पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको मोटे तौर पर ये तत्व आपको याद रखना है, ठीक है। और भी एक कुछ तत्व पर ज्यादा उनके बारे में है वो नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो ये है आपके, जैसे एक बात करें, एक और ध्यान रखना, एक और मैं बता दूं आपको, जैसे अपने टंगस्टन होता है, टंगस्टन
जिसमें जो बल्ब का फिलामेंट, आजकल तो CFLs आ गई है, पहले के जो बल्ब आते हैं उनमें एक स्प्रिंग लगी रहती है ना, है ना, तो उसको बोलते हैं टंगस्टन, ठीक है। तो टंगस्टन का प्रतीक होता है W, टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है W, और इसको बोलते हैं वोल्फ्राम। क्या बोलते हैं इसको बोला जाता है वोल्फ्राम। तो वोल्फ्राम बोलते हैं, इसलिए इसका जो प्रतीक है वो क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। तो ये कुछ तत्व है, इनको मैं एक बार नोट्स के लिए आपके लिए लिख देता हूं, ठीक है। बस इतना सा याद रखना, आपको इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। तो कुछ महत्वपूर्ण तत्व है और उनके प्रतीक मैंने लिख दिए। तो 10 तत्व और प्रतीक महत्वपूर्ण तत्व है ये, जिनके बारे में पूछ लिया जाता है। ऐसे तो और भी है पर उनके बारे में नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो सोडियम है, सोडियम को नेट्रियम बोलते हैं, इसका Na प्रतीक होता है। पोटेशियम को बोलते हैं, इसका प्रतीक होता है K। आयरन को बोलते हैं आयरन या लोहा, इसको बोला जाता है फेरम। क्या बोलते हैं, फेरम, इसका प्रतीक होता है Fe। चांदी या सिल्वर, इसको बोलते हैं अर्जेंटम और इसका प्रतीक होता है Ag। गोल्ड या सोने, इसको बोलते हैं ओरम और इसका प्रतीक होता है Au। पारा या मरकरी, इसको बोलता है एंसियम, इसका प्रतीक होता है Hg। इस टंगस्टन को बोलते हैं वोल्फ्राम और इसका प्रतीक होता है W, ठीक है। कॉपर या तांबा, इसको बोलते हैं क्यूप्रस, इसको प्रतीक हो जाएगा Cu। और टिन, जिसके चंद्र बने होते हैं टिन स्टेनम, तो स्टेनम इसका प्रतीक हो जाएगा Sn। और एक होता है लेड, ठीक है, लेड प्लबलम बोलते हैं, ठीक है, और इसका प्रतीक हो जाएगा Pb। तो ये कुल मिलाकर आपके कितने 10 अलग डिफरेंट टाइप के एलिमेंट और उनके प्रतीक लिख दिए, जिनका व्यवहारिक नाम अलग है, वैज्ञानिक भाषा का नाम अलग है, और वैज्ञानिक भाषा के अकॉर्डिंग इनका फिर प्रतीक भी व्यवहारिक नाम से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। भाई इनका व्यवहारिक नाम अलग हो गया, ठीक है, और लैटिन भाषा का नाम अलग हो गया, लैटिन है या ग्रीक है या अन्य भाषाओं से भी नाम लिए गए हैं, ठीक है, तो वो नाम अलग हो जाएंगे। उन्हीं नामों के अकॉर्डिंग क्या उनके प्रतीक है। तो प्रतीक और फिर साधारण नाम अलग हो जाता है, जैसे सोडियम को Na बोलेंगे, तो यही से कई बार क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो पहले तो आप इसको शेयर करो, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, ठीक है। आगे बात समझ में, इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।